प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको वर्गीकरण का अर्थ समझाऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि तत्वों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता रही है। उसके बाद हम आवर्त सारणी की परिभाषा पढ़ेंगे और आवर्त सारणी की परिभाषा के बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम अभी यूज कर रहे हैं वर्तमान में, उसके विकास में किन किन वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जो कर सकते हैं आप जरूर करें। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वर्गीकरण क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास विभिन्न वस्तुओं का एक समूह है। इस समूह में से जो समान गुण धर्म वाली वस्तुएं हैं उनको छांट करके एक नियत स्थान पर सुव्यवस्थित करना। जैसे मान लेते हैं कि इन वस्तुओं का गुण धर्म एक जैसा है तो इनको इस स्थान पर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, पहले स्थान पर फिक्स कर दिया। इसी तरह से इन वस्तुओं का गुण धर्म समान है तो इनको हमने दूसरे स्थान पर फिक्स कर दिया, सुव्यवस्थित कर दिया। तो इस तरह से विभिन्न वस्तुओं में से समान गुण धर्म वाली वस्तुओं को एक नियत स्थान पर सुव्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, तो कुल अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। उनमें से कुछ तत्व तो है प्राकृतिक। कैसे हैं? प्राकृतिक तत्व है और कुछ है मानव निर्मित। ओके, अब देखिए 118 तो तत्व हो गए और फिर इनके असंख्य यौगिक हो गए। अब इतने तत्वों के गुणों का अध्ययन करना और उसके यौगिकों का अध्ययन करना जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि इन तत्वों का वर्गीकरण किया जाए। तब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इन 118 तत्वों में से जिन जिन तत्वों के गुण धर्म एक जैसे मिलते थे उनको उठाया और एक कॉलम में रख दिया। फिर अगले ग्रुप को उठाया जिनके गुण धर्म मिलते हैं और उसको अगले कॉलम में रख दिया। इस तरह से जो है इन तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। इस वर्गीकरण का क्या फायदा हुआ? एक तो जो इसका जो अध्ययन वो आसान हो गया, ब्रीफ हो गया, संक्षिप्त हो गया, ठीक, और लॉजिकली हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनकी तर्क संगत रूप से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो नोट्स में से पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि वर्गीकरण क्या होता है कि समान गुण धर्म की वस्तुओं को छांटकर एक नियत स्थान पर सुव्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। और तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो अभी तक हमारे पास 118 तत्व है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। अब देखिए समस्या क्या है कि इतने सारे तत्वों का और उनके असंख्य यौगिकों का अध्ययन अलग अलग से कर पाना जो है बहुत ही कठिन है, ठीक। तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है तत्वों का वर्गीकरण। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इन तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को जो है संगठित कर दिया और आसान कर दिया। ओके, संगठित का मतलब पहले बिखरा बिखरा से जैसे अलग अलग करें तो जैसे कोई मतलब फैलाव ज्यादा था, अब इसको अगर हम एक जगह पे क्लासिफाई कर देते हैं तो ये अध्ययन संगठित हो जाता है, इजी भी हो जाता है। अब देखिए इस तरह से अध्ययन को आसान करने का फायदा क्या हुआ कि इससे जो अध्ययन है वो लॉजिकली हो जाता है, तर्क संगत रूप से हो जाता है। जैसे हम आगे भी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। इस चैप्टर में हम विभिन्न तत्वों के और उनके गुणों का और उनके यौगिकों का अध्ययन करेंगे लॉजिकली, तो आपको सर वास्तव में आसान है तो। और इस तरह संगत अध्ययन का एक और फायदा है कि भविष्य में जो और तत्व खोजे जाने हैं उनमें भी आपको क्या मिलती है? मदद मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवर्त सारणी क्या होती है। कि हमारे पास जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन तत्वों को इस तरह से एक सारणी में व्यवस्थित करना, सारणीबद्ध करना कि
जिन तत्वों के गुण धर्म एक जैसे हैं वो एक वर्ग में आ जाए, एक कॉलम में आ जाए। जैसे यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम वगैरह, इनके सभी के गुण क्या है, एक जैसे हैं, तो इनको एक वर्ग में रख दिया। आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह जो है, इनके सभी के गुण एक जैसे हैं, तो इनको अगले वर्ग में रख दिया। ठीक, तो इस तरह से ज्ञात तत्वों को उनके गुणों के अनुसार इस तरह से सारणीबद्ध करना कि समान गुणों वाले तत्व एक वर्ग में आ जाए, तो ये जो सारणी बनती है इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। अब देखिए कि एक सारणी जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐसी सारणी जो आपने 10वीं कक्षा की विज्ञान की बुक में भी देखी होगी और अपने साइंस रूम में या केमिस्ट्री लैब में भी जो आपने जरूर देखी होगी। ये वास्तव में जो है आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको हम वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, और इसमें तत्वों को जो बड़े ही अच्छे और सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया गया है। इससे स्टडी काफी आसान हो जाती है, और इसके बहुत सारे और गुण हैं और कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं, उन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस आवर्त सारणी तक पहुंचे कैसे, किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से 5 वैज्ञानिकों का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहले है जर्मन के रसायनज्ञ डोबेराइनर। डोबेराइनर ने 1829 में जो है 3 तत्वों को अरेंज करके त्रिक बनाई, ठीक है, जिनको डोबेराइनर त्रिक कहते हैं। और उसके बाद जो है जॉन न्यूलैंड है, ये इन्होंने जो है 1863 में 8 तत्वों को जो अरेंज किया, जिसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अभी डिटेल पढ़ाऊंगा इनकी मैं। और उसके बाद जो है जर्मनी के रसायनज्ञ थे लोथरमेयर। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कर्व खींचा, इस कर्व को भी मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो है मेंडलीव, ये सबसे सक्सेसफुल इनमें माने जाते हैं। इन्होंने जो है तत्वों को उनके द्रव्यमानों के अनुसार, यानी परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अरेंज करके एक नियम भी दिया, एक सारणी भी बनाई, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसने किया, अंग्रेज वैज्ञानिक मोसले ने किया, जहां पर मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अरेंज किया था। इन्होंने जो परमाणु क्रमांकों के अनुसार अरेंज करके जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंने भी आपको स्क्रीन पे दिखाई थी उसकी नींव डाली थी। अब आइए आगे पढ़ते हैं डोबेराइनर त्रिक। डोबेराइनर साइंटिस्ट ने सन 1829 में एक जैसे गुण धर्म वाले 3 तत्वों के ग्रुप बनाए, 3 तत्वों के समूह बनाए। 3 तत्वों का समूह जो है क्या कहलाता है, त्रिक कहलाता है। तो इन त्रिक की खास बात क्या थी कि अगर हम इनका परमाणु द्रव्यमान लिखे ना, जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है और पोटासियम का 39 है, तो इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान का एवरेज लें। एवरेज मीन्स औसत, औसत का मतलब इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे दें, तो ये 46/2 यानी 23 आ जाता है, जो कि बीच वाले का लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्य में जो तत्व आता है उसका परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इस त्रिक में 3 एलिमेंट हैं, तीनों के गुणधर्म समान हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान को, अगर परमाणु भार को हम कंपेयर करें तो 40, 137 और इसका है 87.5। अगर हम 40 + 137/2 यानी इन दोनों का औसत मान लें तो ये औसत जो है 88.5 आता है, जो लगभग बीच वाले के बराबर है। तो देखिए, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो मैंने नोट्स में सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया है, आप इनको पढ़ सकते हो। कि जैसे डोबेराइनर ने क्या किया था, समान गुण धर्म वाले तत्वों को 3 तत्वों का समूह जिसको हम त्रिक बोलते हैं उसमें व्यवस्थित किया। और इस त्रिक की खास बात क्या थी कि मध्य में आने वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। ओके, दोनों उदाहरण मैंने आपको समझाई दिए हैं। अब देखिए
कि इस तरह के वर्गीकरण की एक दोष था, एक सीमा थी क्या, कि बहुत सारे ऐसे तत्व बच गए थे जिनको इस तरह से तरीकों में विभाजित किया ही नहीं जा सकता था। ठीक है, इसलिए नियम जो ज्यादा व्यापक नहीं है उसका, ज्यादा वाइड नहीं है उसका, तो ऐसे वर्गीकरण का कोई ज्यादा विशेष फायदा भी नहीं होता कि जिसमें सारी चीजें वर्गीकृत ना हो उसकी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक ये प्रयास तो था वर्गीकरण की तरफ। अब देखिए आगे डोवेराइनर तरीके के बाद पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने एक अष्टक का नियम किस आधार पे दिया, उन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार अरेंज कर दिया, यानी जिनका परमाणु भार सबसे कम था उसको सबसे पहले ले लिया, जैसे लिथियम का 7, उसके बाद उससे ज्यादा परमाणु भार वाला उनको मिला बेरिलियम, उसको दूसरे नंबर पे रख दिया। फिर जैसे जैसे परमाणु भार इनका बढ़ता गया उसी तरह से वो अरेंज करते गए। तो यहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि पहले और 8वें का गुण जो है वो सेम मिलता है, कि अगर लिथियम को पहला माने ना तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, तो पहले और 8वें का गुण जो है वो समान मिलता है। यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट मान लो और फिर जो 8वां आएगा उनके गुण क्या मिलेंगे, आपको समान मिलेंगे। ठीक, और इसकी तुलना जो है न्यूलैंड संगीत के सुरों से करता है, कि जैसे संगीत के सुर जो है ना, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और सा, पर वापिस वही रिपीट हो जाता है, ठीक उसी तरह से इनके तत्वों के गुण धर्म भी जो है पहले 8वें के क्या मिल जाते हैं, सेम मिल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार गुणों की जो पुनरावृत्ति है, गुणों का जो रिपीटिशन है, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, आवर्तिता। अब देखिए कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की जो कुछ कमियां रह गई थी, इसके जो कुछ दोष या सीमाएं रह गई थी, वो क्या है कि अगर हम ये अरेंजमेंट देखें ना, तो जैसे हल्के तत्वों तक तो ये लागू है, लेकिन उसके बाद जैसे भारी तत्व आते हैं जिनका परमाणु भार ज्यादा आता है, तो वहां पर पहले और 8वें के गुण नहीं मिलते, यानी वहां पर ये न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा जो उत्कृष्ट गैसेज है, नोबल गैसेज है, उनकी खोज बाद में हुई है, ये डोवेराइनर ने अपना नियम पहले दे दिया। अब देखिए कि अगर हम उन नोबल गैसेज को, उत्कृष्ट गैसेज को अगर हम यहाँ पर ऐड और कर दें, तो जैसे यहाँ पर क्लोरीन और पोटासियम के बीच में क्लोरीन का 35.5 होता है, पोटासियम का 39 होता है, तो यहाँ पर देखिए आर्गन इनके बीच में आ जाता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर आर्गन लिख देते हैं, एक नोबल गैस और लिख देते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब तो यहाँ पर ये 8वें के बजाय 9वां हो गया। ठीक, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर इस तरह से अगर हम नोबल गैसेस यहाँ पर लिखते हैं, जैसे नियोन, आर्गन वगैरह, तो ये जो है सारे 8वें के बजाय जो है 9वां तत्व बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से अष्टक की जो धारणा है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ से आपको एक संकेत मिलता है कि तत्वों को अगर बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के अकॉर्डिंग रखें तो उनके गुणों में आवर्तिता जरूर मिलती है, पीरियोडिसिटी जरूर मिलती है। ओके, उनके गुण जरूर रिपीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लोथरमेयर वक्र की, लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर साइंटिस्ट ने सन 1869 में क्या किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन, उनके मध्य एक ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचा तो वो इस तरह से देखो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइनों वाला जो ग्राफ है ना, उसको हम वक्र कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लोथरमेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन, यानी एक एक्सिस पे परमाणु भार लिया, दूसरे एक्सिस पे परमाणु आयतन लिया, उसके बीच में ग्राफ खींचा, तो इस तरह का वक्र प्राप्त हुआ। और ये वक्र जो है क्या कहलाता है, लोथरमेयर वक्र कहलाता है। तो इस वक्र की में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ये कहता है कि समान गुण वाले तत्व जो वक्र में समान स्थानों पर मिलेंगे। समान गुण वाले समान स्थानों पर कैसे, उदाहरण देके समझाता हूँ कि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इन सभी के गुण एक जैसे मिलते हैं और इस ग्रुप को हम सार धातुएं कहते हैं। तो ये जो है ना, ये सारे आपको शिखर पे मिलेंगे। इसमें जो पीक है ना, ऐसे कि जैसे यहाँ सोडियम मिल गया, आगे टॉप पे पोटासियम मिल गया,
ठीक है, यहाँ शुरू में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, और ये रुबिडियम और ये सीजियम, देखिए ये सारे एक जैसे स्थान पर मिले। उसके बाद जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके गुण धर्म एक जैसे मिलते हैं। तो ये देखिए कि चढ़ाव के बीच स्थित होते हैं कि फ्लोरीन जैसे यहाँ कहीं आ गया, क्लोरीन यहाँ कहीं आ गया, ब्रोमीन यहाँ आ गया, आयोडीन यहाँ आ गया, तो इस तरह से, ठीक। और जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये जो है ढलान पे मिलेंगे। इसी तरह से कठिनाई से गलित होने वाले जो ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर वगैरह जो है ये वक्र में नीचे की तरफ मिलेंगे। ओके, तो यहाँ हो सकता है कि चित्र में सारे ना दिखाए गए हों, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया क्लियर हो गया है कि लोदर-मेयर वक्र में जो है क्या होता है कि समान गुण वाले तत्व जो है वो लगभग समान स्थानों पर जो है वो आपको मिलेंगे। ओके, अब देखिए कि इसी वक्र के आधार पे लोदर-मेयर ने एक आवर्ती नियम प्रस्तुत किया। इसके अनुसार कहता है कि तत्वों के जो परमाणु आयतन है, तत्वों का जो परमाणु आयतन है वो किस पे डिपेंड करता है, परमाणु भार पे डिपेंड करता है, या इसको गणित की भाषा में बोलें तो तत्वों का परमाणु आयतन उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, इसका पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर परमाणु भार को अगर हम बढ़ते क्रम में लेके चलें तो इनका परमाणु आयतन जो है वो क्या होता है, रिपीट होता जाता है। ओके, या इनके यहाँ से हमें पता लगा कि परमाणु भार के अकॉर्डिंग अगर हम दर्शाएं तो इनके जो गुण हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। और इस चीज को आगे बढ़ाया किसने, मेंडलीव ने। मेंडलीव ने जो है यहाँ पर एक और व्यापक नियम जो यहाँ से दे दिया। इन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुण हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। जैसे इन्होंने तो सिर्फ आयतन की बात की थी और आयतन के आधार पर जो है फिर आगे इनके गुणों का अध्ययन जैसे हुआ तो मेंडलीव ने जो है इस चीज को आगे बढ़ाया और एक अपना आवर्त नियम दिया जिसको मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों के जो गुण है वो परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है। इस चीज को अगर हम थोड़ा सा आसान भाषा में ये कहें ना, तो अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम के अनुसार रखें, यानी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखें, तो उनके गुणों में रिपीटिशन होता है, तो समान गुण वाले तत्व जो नियत अवधि के बाद आ जाते हैं, ठीक, एक फिक्स इंटरवल के बाद आ जाते हैं। और इसी आधार पे मेंडलीव ने क्या किया, एक अपने पीरियोडिक टेबल दी जो एक काफी सक्सेसफुल प्रयास माना जाता है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी, तो ये सब कुछ जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।